क्लेफ्मा द्वारा आयोजित 66 इस संगोष्ठी के जिसकी थीम है एनिमल एग्रीकल्चर इन इंडिया द वे फॉरवर्ड और अपनी 60वीं शायद एनुअल मीटिंग के इस मंच पर विराजमान तेलंगाना राज्य के पशुपालन, मत्स्य पालन, स्पोर्ट्स एंड यूथ मंत्री श्री वकील श्री हरि जी, श्री दिव्या कुमार गुलाटी जी चेयरमैन क्लेफ्मा, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सब्यसाची घोष स्पेशल चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सरकार, भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी जो एनएलएम देख रहे हैं मुथु कुमार स्वामी जी, मेरे मित्र और तेलंगाना के बहुत ही वरिष्ठ राजनयिक, मेरे ख्याल से 7वां कार्यकाल है, 7 7 का बड़ा महत्व है भारत में। 7 समुद्र, 7 आसमान, 7 भांवरें, 7 जन्म, उसको इन्होंने छू लिया है। वैसे मैं भी बराबरी पे हूं, मेरा भी 7वां है। अब हम दोनों में कंपटीशन रहेगा कि 8वां, 9वां, 10वां। श्री ठाला राजेंद्र जी, फिशरीज के चेयरमैन द्वय मुत्तु साई ज्ञानेश्वर जी, तरुण श्रीधर जी एक्स सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विजय भंडारे जी कन्वीनर मैनेजिंग कमेटी, श्री निसार एफ मोहम्मद साहब, साई कुमार जी, डॉक्टर ओपी चौधरी, जब मैं आया था विभाग में तो ये जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक रिश्ता है हमारा इनका, ये मेरी लोकसभा के रहने वाले हैं जहां से मैंने हैट्रिक मारी थी। सुरेश देवरा जी एक्स चेयरमैन, क्लेफ्मा के अन्य अधिकारी और आपकी अपनी एनडीए या यूपीए 17 एसोसिएशन के चेयरमैन, सेक्रेटरी साहिबान, राज्य और केंद्र के बाकी अधिकारी, देवियों एवं सज्जनों, मुझे बेहद खुशी है कि बहुत क्लेफ्मा द्वारा आयोजित बहुत समसामयिक विषय पर यह संगोष्ठी हो रही है। दोनों का बड़ा आपसी रिश्ता है, एनिमल एग्रीकल्चर। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं। 2 दिन आप यहां बैठेंगे, आपके विचार मंथन से, खासतौर से टेक्निकल सेशन से कुछ जरूर ऐसा अमृत निकलेगा जो किसानों की भलाई करेगा। मेरी बड़ी इच्छा होती है और एक सुझाव है कि ये लैंप जलाना, स्वागत करना, स्वागत भाषण देना, फिर हम लोगों के भाषण होने, फिर चले जाना, इससे समस्या का हल नहीं होता है। मैं चाहता ये हूं कि बंद कमरे में खुली बातें होनी चाहिए। कमरा बंद, बात खुली। उसमें कहां आपको दिक्कत आ रही है, पहले पटवारी से लेकर शुरू करो, लेखपाल से। पहले तो वही आपको काफी परेशान कर देगा जमीन के नापने के मामले में। तो विभिन्न इंस्पेक्टर जो होते हैं, इंस्पेक्टर राज 16-17 और होते हैं, वो वहां की दिक्कतें होते हुए, जिला प्रशासन से होते हुए, स्टेट, सेंट्रल, ये खुल के बातें होनी चाहिए। जैसे मैं अभी कह रहा था कि एक बार मैं यहां ना बैठता, ये भाषण ना होता एक लाइन का भी, लेकिन मुत्तु स्वामी जी, घोष साहब, हम दोनों मिनिस्टर और एसोसिएशन के लोग एक मेज पर जरूर बैठना चाहिए था और उसमें बातें होनी चाहिए। कारण, समस्या और समाधान,
उससे कुछ ना कुछ हल निकलेगा। चलिए, फिर भी बैठे तो हैं। मैं अपने बारे में कह दूं कि लोकसभा चलते हुए 3 बार मैं मिलता हूं, सुबह पार्लियामेंट से पहले, लंच में, पार्लियामेंट समाप्त होने के बाद। तो मुझसे समय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो टाइम आपको सूट करे, 11 से पहले, 1 से 2 और शाम के बाद रात 12 बजे तक। जो विभाग सौंपा गया है उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन जरूर आने चाहिए। मंत्री जी को फिशरी इसलिए मिली है कि ही बिलोंग्स टू ए फिशरमैन कम्युनिटी। तो मछली को कोई तैरना नहीं सिखा सकता और फिशरमैन को कोई समझा नहीं सकता कि मछली पालन कैसे होता है, और मुझे कोई पशुपालन नहीं सिखा सकता। हम ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं कि ये हमारे डीएनए में है। तो आदमी माथे पर जात का ठप्पा लेके पैदा होता है, वो पीछा नहीं छोड़ती है जिंदगी भर। ये अलग बात है कि मेरे यहाँ पशुपालन 3 पीढ़ी से नहीं हो रहा है, लेकिन आई बिलोंग टू द शेपर्ड कम्युनिटी, तो जल्दी समझ लेता हूँ चीजों को। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जिसका संबंध इस देश के किसानों से है, कि किसान की आय को दुगना किया जाए, ये शायद 14 या 15 में उन्होंने कहा था। तो मैं हेडलाइन पढ़ते हुए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में चला गया और दिन भर सोचता रहा, इनकम दुगनी कैसे हो सकती है। मेरे दिमाग में तब तक 2 बातें थी, या तो प्रोडक्शन डबल हो, जो हो नहीं सकता, हमने जान निकाल ली है खेत की फर्टिलाइजर डाल डाल के, या रेट डबल हो, जो हो नहीं सकता, साल में 1 आध बार एमएसपी बढ़ती है। रात को लौट के डिटेल में अखबार पढ़ता हूं, तब प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि डबल इनकम होगी उन्नत किस्म के, नॉट ओनली पशुपालन। पशुपालन तो कोई चीज ही नहीं है जब तक उसमें ब्रीड इंप्रूवमेंट नहीं होगा। उन्नत किस्म के पशुपालन, वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन, विश्व स्तर का मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, लागत कम हो तो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, और लागत कम करनी है तो नैनो यूरिया और डीएपी, नैनो डीएपी का इस्तेमाल करके हम इनकम को दुगना कर सकते हैं, जिसमें हमारे विभाग की बड़ी भूमिका। अब इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। प्रधानमंत्री ने अगर कहा है तो फिर कुछ किया भी है। किया ये है कि जो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी डिपार्टमेंट कृषि विभाग के बट वृक्ष के नीचे पिछले 70 साल में पनप नहीं पाया, उसको एग्रीकल्चर से अलग किया। मुझे लगता है कृषि मंत्री की आखिरी लास्ट प्रायोरिटी रहती होगी जब मछली वाली फाइल आती होगी, या कुछ पशुपालन की आती होगी, डेयरी की। उनकी आईसीएआर में अगर 150 संस्थाएं हैं तो 10-12 ही तो हमारी हैं, बाकी तो सब एग्रीकल्चर की हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आईसीएआर जैसे है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसकी जगह फिशरी की अलग आईसीएआर होना चाहिए और एनिमल हस्बेंड्री की अलग होनी चाहिए। उसका ए हटा देना चाहिए, इंडियन काउंसिल ऑफ फिशरी रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ एनिमल रिसर्च। तब जाकर के लैंड टू लैब असली बात पहुंचेगी। तो अलग बनाया है तो अब अलग सेक्रेटरी है, अलग मिनिस्टर है। अब सपोज ये एग्रीकल्चर में होता तो क्या आना संभव था? बड़ा विभाग है बहुत।
हमारी पहली और आखिरी प्राथमिकता हमारा ही विभाग है, यही वाली ब्रांच। हमारे पास और कोई काम नहीं है, हमें यही करना है। तो उसका अंतर भी 14 साल में उसका रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ या उसकी जोत कम हो रही है और हमारी पशुपालन की 30% योगदान हमारा बढ़ गया है। एक दूसरी बात भी कहूंगा कि 2047 का जब सपना दिखा ही दिया है और संकल्प ले ही लिया है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, तो कल से नहीं, कल तो कभी आई नहीं जिंदगी में, आज से ही रोड मैप बन जाना चाहिए। और आज से ही शुरू काम होगा। और 15 अगस्त 47 कोई ऐसा थोड़े ना कि उसी दिन जाकर के टच करेंगे। 40 तक आते आते विश्व को महसूस हो जाना चाहिए कि अब ये 47 तक तो पक्का डेवलप कंट्री हो जाएंगे, नंबर 1 इकोनॉमी हो जाएगी, सुपर पावर हो जाएंगे, विश्व गुरु हो जाएंगे, विकसित राष्ट्र हो जाएंगे और मेरी भाषा में दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारा दबदबा होगा। इसके लिए हर विभाग का रोड मैप एकदम आज ही बन जाना चाहिए और कल से उस पर काम शुरू होना चाहिए। अब बच्चों ने भी तय कर लिया है कि नहीं, हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। दूसरा, जब से वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण हुआ है, तब से हर चीज ग्लोबल हो गई है। जो डार्विन का सिद्धांत हमने बायो में पढ़ा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपकी पोल्ट्री पर भी लागू होगा। आपके अंडे में की कितनी है, कोई मुझे आप ही बता रहे थे कि वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, वो इतने का है, ये इतने का है। तो विश्व स्तरीय प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। दूसरा, वैकल्पिक मार्केट पर हमेशा ध्यान देना। किसी एक आतंकवादी संगठन के द्वारा एक किए गए काम से दो देशों के रिश्ते कई वर्षों के लिए खराब हो जाते हैं और पता नहीं कौन किस देश का कौन सा मुखिया कब क्या निर्णय ले ले। हमारा 60,000 करोड़ का फिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है, जिसमें 20,000 करोड़ केवल यूएस के लिए है। तो पता नहीं टैरिफ, तो हमेशा एक पैरेलल भी हमें मार्केट हमेशा देख के चलना पड़ेगा। मुझे शुरुआत करनी चाहिए थी अपने अवार्डीज को बधाई देने पर। जैसा घोष साहब कह रहे थे कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा हमने रोना बहुत रोया। रोना भी रोना चाहिए, उसके बाद समाधान भी होना चाहिए। तो मैं भी आपसे कहूंगा कि मुझे पतझड़ों की कहानियां सुना सुना के ना उदास कर, नए मौसमों का पता बता, जो गुजर गया सो गुजर गया। और जब भी आंख खुले तभी सवेरा समझो। तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी बैठा करें और जेंटलमैन टॉक 15-20 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती है, जल्दी समझ में आ जाती है। ये तो बड़ा औपचारिक होता है सुबह से लेकर शाम तक। तो हमारे ऑफिस के दरवाजे और घर के आपके लिए खुले हुए हैं। बात बात पे हम चाइना माइना का उदाहरण देते हैं, तो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ का उसको सीख साख के अपने अप्लाई करना चाहिए, ना कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सब आके भूल जाना चाहिए। तो आपको बधाई, बहुत सीनियर वेटरनियंस को, इस फील्ड के विभिन्न क्षेत्रों के महारथियों का। पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों की एग्ज़ाम हुई है, उनको अवार्ड मिला है। अवार्ड का बड़ा महत्व है। एक मेरा अपने जीवन का अनुभव है, तो मैं जिंदगी भर सुनाऊंगा हर अवार्ड शो में। कक्षा 5 में जब हमारी उम्र 9 या 10 साल की थी,
नहीं, क्लास 4 में 9 साल की उम्र में अंताक्षरी प्रतियोगिता हुई, तो मेरे टीचर ने मेरा नाम लिखवा दिया और रामचरितमानस की बहुत सी चौपाई रटाई। तो मैं अपने ब्लॉक में फर्स्ट आया, फिर तहसील में, फिर जिले में। तो फर्स्ट आने पर उस समय तब विकासशील भी नहीं थे हम, शायद अविकसित थे। तो फर्स्ट आने पर रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली थी, लेकिन उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूं, क्योंकि उसने मेरी स्व अर्जित थी वो। उस इनाम ने 9 साल की उम्र में ये माइक का फोबिया दूर कर दिया, मंच का भी बड़ा डर होता है, मंच का, स्टेज का फोबिया दूर कर दिया, और असली बात है पैरों की कपकपाहट को दूर कर दिया। बाद में मैं स्टेट में मिनिस्टर बना, दिल्ली में एमओएस लॉ रहा, एमओएस हेल्थ रहा, सामने हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के, मैटर तो खराब हो सकता है, आज भी खराब है, लेकिन पैर नहीं कपकपाते, चाहे सामने 1000 करोड़ वाले पोल्ट्री वाले बैठे हों। ये उस इनाम का कमाल है। तो आज जिनको अवार्ड मिला है, ये हमारे क्लेफ्मा का पद्मश्री पुरस्कार है। इस देश में आबादी बहुत है, अवार्ड बहुत कम है। अगर इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड नहीं करेंगे तो बहुत लोगों का जिंदगी में किए गए कार्य का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब कुछ भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से काम नहीं चल पाता है। अच्छा लगा होगा आपको, आपके किए गए, आपने जवानी के बेहतरीन साल इस विषय पर गुजारे हैं। आज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है आपको, हर क्षेत्र में मिलता है, पॉलिटिक्स को छोड़ के हर फील्ड में मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट। यहाँ शायद शुरू हुआ नहीं अभी, ना पार्लियामेंट ने शुरू किया है, ना किसी पार्टी ने शुरू किया है। बेस्ट एमपी का तो मिल जाता है। तो आपको मुबारक हो, और बाकी लोग को प्रेरणा मिलेगी। जब आप उठ के स्टेज पर आए थे, या हमारे कई वेटनेरियन आए थे, उस समय इसी सभागार में बैठे हुए आपके फील्ड के लोगों के जेहन में एक सेकंड के लिए एक विचार आया होगा, काश हमने भी कुछ और मेहनत की होती। कर तो रही है, इस हॉल में आने वाले सब मेहनती लोग हैं, थोड़ा और किया होता तो आज हमको भी अवार्ड मिलता। ये काश उनको अगले साल वाले अवार्ड में लेके आ जाएगा। दूसरा, जब आप फेसबुक पे डालेंगे तो जरूर एक आध कमेंट करेगा, ये मैनेज हो गया होगा अवार्ड। तो 2-3 शेर सुनाने का मन है कि अवार्डीज के लिए, ये आम लोग नहीं होते हैं, किसी भी फील्ड में कोई अवार्ड पाए या आपकी तरह 7 बार जीते, ये थोड़े जुनूनी लोग होते हैं। साइको भी कहूं तो कोई गलत नहीं होगा, कुछ ज्यादा घंटे काम करते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क इनका दूसरों से थोड़ा अलग होता है। एक तो वो है कि जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जिस दिन बीच बीच में देख लोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और मेरी जिंदगी एक मसलसल सफर है, मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी, 8वीं बार के लिए तैयारी। तो जो एक आध कहेंगे मैनेज हो गया होगा, उनको कह देना कि ये फूल मुझे यूं ही विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो मैं राव साहब, वो जो अपने फादर ऑफ पोल्ट्री हैं, वो किसी कॉलेज में बहुत छोटे से पद पे थे। सबकी कहानी यही है, शुरुआत सबकी छोटी होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखें कहाँ से शुरुआत की। लेकिन नेक नीति हो,
क्वालिटी पर हमेशा ध्यान देना। दिल्ली के लोग कहते हैं बघेल साहब आगरा से पेठा ले आना, तुरंत कहते हैं पंछी का लेके आना। तो पंछी ने ये इज्जत पाई है। राजनीति भी अब साख की रह गई है। बड़े बड़े लोग हारने लगे, बड़े साधारण घरों के लोग जीतने लगे हैं और फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचने लगे। अब एक्चुअली क्या, जब से गूगल बाबा पैदा हुए हैं वैसे एक ही है, सबको एक सा मैटर मिलता है। हम सबको एक सा मैटर मिला है आंकड़ेबाजी का। मैं कुछ चैलेंजेस रहते हैं, बीच में तैयार रहना चाहिए। पोल्ट्री के लिए एथेनॉल ने नुकसान कर दिया जब से मक्का वहां जाने लगी। तो हमेशा वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर रिसर्च हमेशा होनी चाहिए। हमने उपलब्धि तो की है। अब मैं कहूँगा 14 से पहले क्या था, अब मैं तो 14 के बाद ही के उदाहरण दूंगा। तो फिर मंत्री जी कहेंगे जब मैं कहूँगा पहली बार। तो आंकड़े हैं वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सच होते हैं। तो 2014 से पहले बोवाइन का 1640 किलोग्राम दूध था, जो अब 2072 किलोग्राम हो गया है। अब भाई ये तो हो गया है। 26.34% वृद्धि हुई है दूध में। कहते हैं भारत में दूध की नदियां बहती थी। कब बहती थी? द्रोणाचार्य के पास अश्वत्थामा के लिए गाय नहीं थी और दूध की नदियां बहती थी। वो एक गरीब ब्राह्मण था, वो ऐसे भिक्षा, ये दूध की नदियां बहती कब थी मैं समझ नहीं पाया। हम 6 भाई थे तो सोमवार को एक भाई को दूध मिलता था, मंगल को दूसरे को, बुधवार को तीसरे को, शुक्रवार को चौथे को, और दूध की नदियां बहती थी। लेकिन 14 तक 307 ग्राम प्रति व्यक्ति था, जो अब बढ़कर 417 ग्राम हो गया है, 471 ग्राम। दूध का एक नापने का, जो हम मेरी तरह गांव में पैदा हुए होंगे वही समझ पाएंगे, एक छोटा सा नपना होता था 100 ml वाला। भाई तेल तो समझ में आया है कि तेल 100 ml 2-3 दिन चल जाएगा, इतने ही पैसे हैं। लेकिन दूध भी उससे नापा जाता था 100 ml। 100 का भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, उससे भी छोटा एक होता था। कुछ गरीब लोग उतना ही दूध लेके जाते थे चाय के लिए। तो अब 471 ग्राम हमारे हिस्से में आ रहा है। आपके अंडे 142 बिलियन से अधिक उत्पादन हो रहा है, हम दूसरे स्थान पे हैं। 10 मिलियन हमारा टन मांस उत्पादन हो रहा है। 851 मिलियन से अधिक पोल्ट्री आबादी है और लगभग 280 मिलियन किसान पशुपालन से जुड़े हैं। सब मिला के लाइव स्टॉक 3 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। 1960 के दशक में 10-12 अंडे प्रति व्यक्ति का औसत था। मुझे लगता तब एक और कारण था, छिपा के भी खाने का था। उसके छिलकों को भी बहुत दूर फेंक के आते थे। अब हर चीज में ओपन हो रहा है मामला, तो इसका भी हो रहा होगा। अब 80-85 तक पहुंच गई है। मुझे लगता है कि इस विज्ञापन का भी फर्क पड़ा है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। मैं घर में किसी के गए, वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन परिवार था। एक महिला को वॉश बेसिन पे मैंने 6-7 बार साबुन लगा के हाथ धोते हुए देखा। तो मैंने पूछा भाई 1-2 बार तो धोया जाता है, आपने 6 बार साबुन लगाया है? कह रहे नहीं ऐसे ही। मैंने कहा ऐसे तो नहीं, और मैं आपके घर ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ और आप 6 बार हाथ धो रही हैं, तो फिर मैं खाऊं या ना खाऊं? तो कहा नहीं, आपका खाना अलग है। मैंने अपने बच्चे को अंडे को मैश करके दिया है,
मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन अपने बच्चे की हेल्थ के साथ समझौता नहीं करूँगी। तो एक ऐसा जैन परिवार जिसमें सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाया जाता है, अंडे वंडे तो छोड़ दो, जमीन के अंदर की चीजें जो अखाद्य हैं, जिसमें आलू भी है, जो ना खाते हैं, उस परिवार ने संशोधन किया है कि एग इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो बच्चों की हेल्थ। मुझे किसी ने समझाया नहीं बचपन में कि ये वाला अंडा वेजिटेरियन है। मैं ये सोचता रहा, जब लोग कहते थे ये वेजिटेरियन, में कहता था कहाँ से होगा, इसमें माइक्रो लेवल पे पंख भी है, चोंच भी है, आंख भी है। तो मुझे बताया गया कि नहीं, इसमें तो बच्चे पैदा ही नहीं हो सकते। मुर्गी 30 दिन की जगह चाहे 30 साल बैठी रहे इस अंडे पर। तो ये बहुत जाके बाद में आपने समझाया और मैं वेजिटेरियन बना रहा, लेकिन अब नहीं, अब समझ में आ गया। लेकिन जिंदगी भर इश्क में डूबे रहे मामू, अब आखिरी समय क्या खाक मुसलमान होंगे। तो लेकिन इसका प्रचार होना चाहिए। जब मुझे इतने बाद में पता चला कि मुर्गे के बिना संपर्क में आए मुर्गी अंडा देती है इतने महीने की होने के बाद, तो बहुत बाद में पता चला। मुर्गे से उसकी मुलाकात ही नहीं हुई। वो दूसरे अंडे हैं जिससे बच्चे पैदा होते हैं। तो उसमें तो मैं अपनी जगह सही हूँ कि उसमें माइक्रो लेवल पे चोंच है, पंख है, पंजे हैं। मुर्गी में, उस चूजे में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है। तो मैं कैसे मान लूँ कि ये वेजिटेरियन है? जैसे मछली के मामले में अपने हिसाब से परिभाषा बना ली उन लोगों ने जिनकी जात मछली खाने के लिए वर्जित थी, तो उन्होंने कह लिया ये जल तरोई है। अरे भैया, हम लंग्स से सांस लेते हैं, वो गिल्ट से लेती है, अंडे देती है, तैरती है, आँख है, छूने पर डरती है, तो वेजिटेरियन कहाँ से? लेकिन फिश इज गुड फॉर हेल्थ। अब हमने तो बचपन में ओमेगा ओमेगा शब्द ही नहीं हम लोग जानते थे। तो आजकल लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत जागरूक हैं, इसलिए हमारी इस इंडस्ट्रीज का भविष्य अच्छा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी एक वर्चुअल हमारी मीटिंग लेने जा रहे हैं, इसलिए मुझे शॉर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन अब वो आंकड़े पढ़ूं कि 880 मिलियन टन चारे की ज़रूरत है, 596 मिलियन टन है, 40% की कमी है, 530 मिलियन टन सूखे चारे की ज़रूरत है, 408 मिलियन टन है, 30% कमी है। अब ये सब कमी है तो रोड मैप बनाओ ना, फिर तो बनना चाहिए। लेकिन दुग्ध का उत्पादन बढ़ रहा है। मैं जब गांव में रहता था तो जो भूसा होता था और बरसीम मिला के केवल भैंस को खिलाई जाती थी और 2 बार सानी की जाती थी जिसमें खल पड़ी होती थी। ये शब्द तो किसान ने सुने नहीं थे कि मिनरल वाटर और उसमें क्या क्या कैल्शियम होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसलिए अब दूध का प्रोडक्शन तो बढ़ा है क्योंकि अब थोड़ा वैज्ञानिक आधार पर पशुपालन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक वर्चुअल मीटिंग में थोड़ा जुड़ना था 5-7 मिनट के अंदर ही, तो मैं दोनों सरकार के अधिकारियों से हम लोग अपेक्षा करेंगे कि जो जो दुश्वारियां हों पोल्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरीज में, थोड़ा एक पर्चे करा दूंगा आपसे कि नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ साहब मिस्टर बेहरा खड़े हो जाइएगा। ये यहाँ हैं और इनकी पहचान ये है कि हैदराबाद में जो मछली जैसा मकान दिखे वो हमारा है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं कि इसका मकान नंबर क्या है, रोड कौन सा है। जहां आपको फिश दिखाई पड़ जाए, अजीवित फिश, वो हमारा बोर्ड का ऑफिस है। तो उसकी बड़ी भूमिका आपके साथ हो सकती है। तो ये चाहूँगा कि आप लोग अगर पोल्ट्री से जुड़े हैं तो भी एनिमल हस्बेंड्री से जुड़िए, गोट्री से जुड़िए, फिशरीज से जुड़िएगा। ये सबसे बड़ी संस्था है और सुना है इन पे अरबों रुपए भी हैं। तो आप कुछ करना चाहेंगे री एक्वा सर्कुलेटिंग सिस्टम, बायोफ्लॉक में, कच्चा आरएस में? अभी मैं रास्ते में एक देखते हुए आया हूँ कि जो प्रॉट्स कहते हैं ना, ट्रॉट्स,
जो शिमला, हिमाचल, ठंडे पानी कश्मीर में होती है, वो हैदराबाद जैसी गर्मी में हो रही है। तो उसकी विशेषता है कि उसको 13 डिग्री टेम्परेचर, 23 हैं, 13 डिग्री ठंडा पानी चाहिए, तो वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है। 40 टैंकों में ट्रॉट्स को मैं एयरपोर्ट वाले रास्ते पर देख के आया हूँ और 4.5 किलो तक की हो गई है। तो वो कश्मीर में 500 रुपये किलो है, दिल्ली आते आते 2000 हो जाती है। कुछ ऐसा भी जुगाड़ करो कि हिल्सा भी होने लगे, उसके लिए बांग्लादेश ना जाना पड़े ना। तो टॉर्च जब हो सकती है, ये देखो नया प्रयोग है, उसकी विशेषता है केवल पानी का ठंडा पानी होना चाहिए। तो इन्होंने अपना चिलिंग प्लांट से ठंडा कर लिया। क्या नाम है उनका, नासिर? आदित्य। तो उससे भी आप प्रेरणा ले सकते हैं। धन्यवाद आपके एसोसिएशन को कि उन्होंने बुलाया और इस बहुत समसामयिक विषय पर हम लोगों ने चर्चा की है। कुछ समाधान जरूर निकलेगा, बैठते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, तो कुछ न कुछ समाधान जरूर निकलना चाहिए। और जो मैंने पहले बताया था कि बंद कमरा खुली बातें साल में 2-3 बार हो जानी चाहिए और किसी को पर्सनल नहीं लेना चाहिए कभी। जो बताया जा रहा है वो राजहित में बताया जा रहा है, राष्ट्र हित में बताया जा रहा है, किसानों के हित में बताया जा रहा है, देश के हित में बताया जा रहा है, उसको कंप्लाइंस करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।